प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख कविता आने वालों से एक सवाल। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के बाद जिस युग की शुरुआत होती है उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। ये कविता उनकी हमारे सामने रेखांकित करती है कि एक दुनिया ताकत की बन रही है और एक दुनिया शांति की बन रही है। आने वाली पीढ़ियाँ किस दुनिया को तवज्जो देगी, किस दुनिया को याद करेगी, कवि इसको लेकर के उत्सुक है। कवि अपने समय में इस बात से रूबरू हो गया था कि कहीं ना कहीं दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वो ठीक ठाक नहीं है। तो पूरी की पूरी जो कविता है वो इसी भाव को लेकर के लिखी गई है, इसी विचार को वो प्रस्तुत करना चाहती है, रेखांकित करना चाहती है। मैं कविता साथ साथ पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या आपके सामने करूंगा। तुम जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा, तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कवि कहता है कि आज से 100 वर्ष बाद, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो समय है, जब मेरी इन कविताओं को पढ़ेगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा। ये कविताएं जो मानवता को रेखांकित करना चाहती हैं, कवि हमारे सामने बतलाता है कि तुम धरती के नए फूल हो, तुम धरती की नई संभावनाएं हो और तुम्हारे लिए मेरा पूरा साहित्य, मेरी पूरी कविता, मेरी पूरी वैचारिकता एक खाद का कार्य करेगी। जिस प्रकार खाद पौधे को पल्वित और पुष्पित करता है, उसी प्रकार से विचार मनुष्य की नई पीढ़ियों को सृजित करते हैं, उनके अंदर एक सृजनशीलता का निर्माण करते हैं। और कवि फिर यही कहता है कि इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम मेरी कविताओं को पढ़ कर के कैसा महसूस करोगे। मैं इस बात को लेकर के उत्सुक हूँ। कहीं ना कहीं कवि जो है हमें उस ओर संकेत कर रहा है कि हम इस पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते हैं, यहाँ पर कौन से मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, कौन से विचारों को स्थापित करना चाहते हैं। बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी, और जब लपटें उसके पास पहुंची तो जिसने डर कर आत्महत्या कर ली ताकि उनका मोह न टूटे। अब कवि 2 उदाहरण हमारे सामने रखता है। एक उदाहरण हिटलर का है, एक महात्मा गांधी का है, लेकिन पहले बात वो हिटलर की करता है कि तुम्हें जब हिटलर के बारे में सुनाया जाएगा किस प्रकार धर्म और नस्ल के आधार पर लोगों को भड़काकर उसने पूरे संसार को समाप्त करने की कोशिश की, और जब वही लपटें उसके पास पहुंची, यानी युद्ध में जब वो घिर गया, तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली ताकि लोगों का उस पर से विश्वास ना टूटे। यानी जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बहादुर कहता था, वो व्यक्ति वास्तव में बहादुर नहीं था। वो केवल तभी तक बहादुर था जब लोग उसके विचारों को मान रहे थे, जब लोग उसकी नस्लीय हिंसा का शिकार हो रहे थे, उसकी नस्लीय हिंसा को आगे बढ़ा रहे थे। वो व्यक्ति तभी तक अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहा था। और कहने लगे कि जिसने, और फिर उस व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर सारे संसार को शांति का रास्ता बतलाया, और जब संसार उसके चरणों में झुक रहा था, तब जिसके देशवासी ने उसके ही प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा ना हो जाए। और दूसरा उदाहरण महात्मा गांधी का रखता है। कवि बोलता है कि उसने पूरे देशवासियों को गुलामी की नींद से जगा दिया और पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यानी जब केवल ये माना जाता था कि आपने आज़ादी प्राप्त करनी है तो केवल उसे बंदूक की गोली के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी
बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता थी, लेकिन ये महात्मा गांधी का विचार था कि उसने इस रास्ते को छोड़ करके एक नया रास्ता ईजाद किया और ये बतलाया कि जान लेने से जान देने वाले सच्चे वीर होते हैं। तो उसने बतलाया कि जो अहिंसा है वो सच्चे वीरों का कार्य है, और इसी विचार को पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपने देश में इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़े विद्वान या एक के राजनीतिज्ञ नेल्सन मंडेला ने लगभग 26 साल जेल में बिताए और बाहर निकल करके सभी अपने दुश्मनों को, विद्रोहियों को, अंग्रेज़ों को माफ़ कर दिया। मैं उस किस्से का लोभ यहाँ पर जिक्र किए बिना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जब एक बार वो किसी होटल में बैठ कर के खाना खा रहे थे और एक व्यक्ति नेल्सन मंडेला को देख कर के घबरा रहा था और उसके हाथ में से चम्मच गिर गया था। नेल्सन मंडेला ने अपने साथी को कहा कि इस व्यक्ति को अच्छी तरह से खाना खिलाओ। खाना खाने के बाद वो व्यक्ति चुपचाप निकल गया। उसके साथियों ने पूछा कि वो कौन था। उसने कहा, ये वही व्यक्ति है कि जब मैं जेल में होता था और पानी मांगता था तो मुझे अपना पेशाब पिलाता था। यानी आप इतने बड़े स्तर पर जाकर के जब आप क्षमा कर सकते हो, सच्चा वीर वही है। तो ये पाठ जो है महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को पढ़ाया, और इन्हीं विचारों के कारण आज महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। जब भी गांधी की बात याद आती है, तो गांधी की बात चलती है, तो मुझे एक बात और याद आती है। एक बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहाँ केवल महात्मा गांधी के विचार को चिपकाया गया था कि दुनिया सबका पेट भर सकती है, नहीं, ये प्रकृति सबका पेट भर सकती है, लेकिन एक लालची व्यक्ति का नहीं। तो महात्मा गांधी का योगदान इस विश्व में बहुत अग्रणीय लोगों में है, और हम ऐसे महान विभूति के विचारों से जरूर हमें रूबरू होना चाहिए, पता होना चाहिए उनके बारे में। लेकिन इसको विडंबना कहिए, इसे विसंगति बोलिए, कि जब पूरी दुनिया उनकी बातों को स्वीकार कर रही थी, पूरी दुनिया जब उनके विचारों को मान रही थी, चल रही थी, तभी भारत के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर बंदूक की गोली दाग दी। यानी जो व्यक्ति पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, उसी देश के एक व्यक्ति ने, जो हिटलर को अपना आदर्श मानता था, नाथूराम गोडसे, उसने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, और हमें देखना चाहिए इन स्थितियों में कि हम किसकी तरफ खड़े हैं, हम किसके फॉलोवर हैं। हम महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं या फिर नाथूराम गोडसे के फॉलोवर हैं। किस लिए कि उसने कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा ना हो जाए। सत्य की प्रतिष्ठा, मानवता की प्रतिष्ठा, कि वो मानवता को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति एक विचार को स्थापित करना चाहते हैं, एक धर्म को स्थापित करना चाहते हैं, और धर्म की भी एक विशेष प्रकार की शाखा को स्थापित करना चाहते हैं। हमें इन चीज़ों से अच्छे ढंग से इनकी समीक्षा करनी चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के 2 बड़े राज्य थे, जो दोनों शांति चाहते थे, और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। दोनों संसार को सुखी देखना चाहते थे, इसलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। और कहने लगा कि प्यारे विद्यार्थियों, कि तुम्हें स्कूल में बताया जाएगा कि एक ज़माने में ये पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। एक का नेतृत्व अमेरिका करता है, एक का नेतृत्व रशिया करता है, और दोनों ही ताकत के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। वो दोनों इस संसार में शांति स्थापित करना चाहते थे, देखिए, लेकिन इसी के लिए वो युद्ध के साजो सामान बना रहे थे, इसीलिए वो परमाणु बम बना रहे थे, इसीलिए वो बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहे थे, इसीलिए वो जंगी जहाज बना रहे थे, कि वो इस पृथ्वी पर शांति को स्थापित करना चाहते हैं। यही कविता
की खास बात है कि वो दो स्थितियों को आपके सामने रखती है। आचार्य शुक्ल ने आपको कहा था विरोधाभासों का सौंदर्य, यानी दो विपरीत स्थितियां, यही एक प्रकार से विडंबनात्मक है कि कहना तो कवि यही चाहता है कि युद्ध के माध्यम से शांति स्थापित नहीं हो सकती। जिन लोगों ने इस प्रकार का सपना देखा है वो सपना चकनाचूर हुआ है, वो सपना कभी भी फलीभूत नहीं हो पाया है। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा, पर जिसे अपने घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी। और ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके अलावा दुनिया में कुछ देश और भी थे, भारत जैसे देश, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे लेकर के चले, लेकिन उनकी भी विडंबना ये रही कि उन्होंने भी बंटवारे के दर्द को सहन करना पड़ा। यानी वो पूरी दुनिया में ये कह रहे थे कि हम किसी गुट के नहीं हैं, ना हम रशिया के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन उनके भी देश का बंटवारा हो गया, पूरा देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान बन गया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी पीड़ा है। और आज भी जो लोग हैं राजनीतिक रूप से बेशक एक दूसरे के विरुद्ध हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जब हम देखते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हैं। चाहे वो कहानियों के माध्यम से देखिए, उपन्यास के माध्यम से देखिए, फिल्मों के माध्यम से देखिए, बहुत बार भारत की फिल्मों में लाहौर का जिक्र आता है और पाकिस्तान की फिल्मों में दिल्ली का जिक्र आता है। ये जो लाहौर और दिल्ली है, एक प्रकार से ये दो दिल हैं। और कई बार तो ये कहा जाता है कि आप 1947 के बाद के इतिहास को तो बांट सकते हो, लेकिन 1947 से पहले का इतिहास आप कैसे बांटोगे? वो अब कैसे भूल सकते हैं कि भगत सिंह ने लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, वहीं पर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। ना इसको पाकिस्तान के लोग भूल सकते हैं, ना इसको भारत के लोग भूल सकते हैं। अपने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार वो पाकिस्तान से आए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी सांझी हैं, हमारी इकट्ठी हैं। और जब तक वो कहते हैं कि सच्ची जो शांति हो किसके माध्यम से हो सकती है? आपकी कलाओं के माध्यम से हो सकती है, सांस्कृतिक प्रयासों के माध्यम से हो सकती है, राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकती। राजनीति जब तक संस्कृति को अपने साथ लेकर के नहीं चलेगी, तब तक हम सच्ची शांति को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तुम्हें विश्वविद्यालयों में बताया जाएगा इंसानों का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिनसे इंसानों का डर और बढ़ गया। और प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हें बताया जाएगा कि विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने बहुत शक्ति प्राप्त की है, प्रकृति पर वर्चस्व स्थापित कर लिया है, और उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपनी ही शक्ति से आतंकित हो गया है, भयभीत हो गया है, अपनी ही शक्ति उसको डराने लगी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य ने अपने डर पर कब्जा पाने के लिए बहुत सारे परमाणु बम बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए हैं, जैविक बम बना लिए हैं, लेकिन आज यदि उनको डिस्पोज करना पड़े, यदि पूरी दुनिया ये समझ ले कि हमने शांति से रहना है और इन बमों को हमने खात्मा करना है, डिस्पोज करना है, तब भी उनसे इतने विकिरण निकलेंगे कि इस पृथ्वी को 2 बार तबाह किया जा सकता है। हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमने ये कौन से विकास का मॉडल अपनाया है कि हमने विज्ञान जो है वो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति का कैसा इस्तेमाल करना है ये मनुष्य ने सोचना है। परमाणु ऊर्जा से आपने बिजली बनानी है या परमाणु बम बनाना है, ये मनुष्य ने डिसाइड करना है, ये मनुष्य ने सोचना है। विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने लोहा बनाया है, लोहा का उसने चाकू बनाना है या फिर लोहे से उसने मशीन गन बनानी है, ये मनुष्य ने तय करना है, उसकी व्यवस्था ने तय करना है जिस व्यवस्था में वो रहता है। और यह भी कि उसने चांद सितारों में भी पहुंचने के सपने देखे, जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो ब्रह्मांड के कोने कोने को छानना चाहता है,
बहुत बार दुनिया के राजनीतिक कहते हैं कि आने वाली दुनिया उनकी होगी जो ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं, लेकिन उसे पृथ्वी पर रहना नहीं आया है। ये बड़ी विडंबना है कि जिस ग्रह पर न जाने कितने वर्षों से जीवन है, लाखों करोड़ों वर्षों से, उस जीवन को तो हम तबाह कर रहे हैं और ब्रह्मांड में नए नए ग्रह हम खोजने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे जीवन नहीं है वहाँ जीवन खोजना चाहते हैं, और जहाँ पे जीवन है उसे हम नष्ट कर रहे हैं। यानी आज यदि हम ये कहें कि जीवन की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हवा, पानी और मिट्टी, ये सारी की सारी प्रदूषित हो चुकी हैं। ना आपके पास हवा ठीक है, ना आपका पानी ठीक है, ना आपकी मिट्टी ठीक है, ना आपकी सूर्य की किरणें ठीक हैं। यानी जीवन जिन तत्वों से बनकर के बना है, वही सारे के सारे तत्व जो हैं उनका अनुपात बिगड़ गया है, वो प्रदूषित हो गए हैं। और तभी किसी दिन किसी प्राचीन काव्य में मेरी कविताएं पढ़ोगे, उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। और कहने लगा कि फिर तुम मेरी कविताओं को पढ़ोगे, वो कविताएं जो मानवीयता को स्थापित करना चाहती हैं, वही कविताएं जो सत्यम शिवम सुंदरम को स्थापित करना चाहती हैं। यानी सत्य वही है जो शिवम हो, शुभ हो, और शुभ वही है जो मनुष्य के लिए हितकारी हो, और जो हितकारी है वही सुंदर है। नहीं, मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो अपने हित के लिए प्रकृति को बदलता है, लेकिन वो बदलना क्या होना चाहिए? मनुष्य के हित में हो, मनुष्य की सृजनशील शक्ति को बढ़ाता हो, मनुष्य के अंदर सुंदरता का निर्माण करता हो, इस सृष्टि को और बेहतर बनाता हो। तो कवि जो है हमें उसी दिशा में ले जाना चाहता है। कवि हमें ताकत की दुनिया की ओर ले जाना नहीं चाहता। कवि हमें परमाणु बम की दुनिया की ओर ले जाना नहीं चाहता। कवि हमें इस अन्य साधनों के माध्यम से, जिनके माध्यम से मनुष्य वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, उसकी ओर नहीं ले जाना चाहता है। कवि तो हमें उन मूल्यों की ओर ले जाना चाहता है जहाँ पर मनुष्यता बसती है, जहाँ पर स्वतंत्रता बसती है, जहाँ पे एक प्रकार की समानता बसती है। धन्यवाद ना चाहता है, उसकी ओर नहीं ले जाना चाहता है। कवि तो हमें उन मूल्यों की ओर ले जाना चाहता है जहाँ पर मनुष्यता बसती है। व्याख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। कविता का नाम, आने वालों से एक सवाल, कवि का नाम भारत भूषण अग्रवाल, और कविता का मुख्य संदेश। कवि ने हिटलर और गांधी के जीवन दर्शन को हमारे सामने रखा है तथा वर्चस्ववादी एवं तानाशाही ताकतों को कटघरे में खड़ा किया है। इसके बाद काव्यगत विशेषताएं। कवि ने हिटलर और गांधी के जीवन दर्शन को स्पष्ट किया है। प्रयोगवादी शैली है, पंक्तियों में मुक्त छंद का प्रयोग है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सहजता का गुण विद्यमान है। धन्यवाद।